नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जल वाष्प के बारे में कि जल वाष्प कहते किसे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कहाँ कहाँ से हमको मिलता है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये वायुमंडल को हमारे प्रभावित करता है और इसके अंतर्गत हम सबको भी प्रभावित करता है। तो आइए आज हम देखेंगे। तो जल वाष्प, अगर हम आपसे पूछें कि जल वाष्प जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कि यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि यह जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यह जो है इसमें जल वाष्प जो होते हैं उसमें जो है लैटेंट हीट का जो है उपस्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे कि हमने शायद आपको पहले ही बताया होगा, बगल में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से जो है दिक्कतें आ रही हैं। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा तो बताइएगा, हम थोड़ा जो है दोबारा वीडियो डाल देंगे। ठीक है। तो हमने कहा कि इसमें जो है लैटेंट हीट का जो गुप्त ऊष्मा है उसका होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे और ऊष्मा जो होती है एक एनर्जी का जो है रूप है, आप जानते हैं, और उसका मापन हम कैलोरी में करते हैं। अर्थात अगर हम आपसे कहें कि बर्फ़ है, 1 ग्राम बर्फ़ में अगर 80 जो है कैलोरी ऊर्जा डाल दिया जाए तो वह जो है द्रव में बदल जाएगी। और द्रव में जो है अगर हम 500, 550 या 600 के आसपास कैलोरी अगर उसमें डालें तो वह वाष्प बन जाएगी। ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम वाष्प से 680 कैलोरी निकाल लेते हैं एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का एक मापक है, निकाल लेते हैं तो पुनः जो है बर्फ़ में बदल जाएगी। 1 ग्राम की हम बात कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। डिफिनीशन में कुछ जानना नहीं है, डिफिनीशन वही है कि जब यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है तो इसको हम जल वाष्प कहते हैं। या विभिन्न कारणों से हमको हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। आइए आगे देखते हैं कैसे पहुंचती है। अगर दूसरा भी परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं तो कुकर के सामने जब सीटी देने वाली हो तो आप हाथ लगा दीजिएगा, आपको जो है जल वाष्प की परिभाषा पता हो जाएगी। ठीक। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में जो पहुँचती है वह 2 प्रकार से पहुँचती है। पहला एक जो है प्राकृतिक कारणों से पहुँचती है और एक जो होता है वह होता है मानव मेड, अर्थात मानव के द्वारा पहुँचती है। ठीक है। भाई, अगर प्रकृति जो है कुछ कर रही है वायुमंडल में तो आदमी जो है खाली थोड़ी बैठा रहेगा, वह भी कुछ न कुछ क्रियाएं ऐसे करेगा। इसका परिणाम क्या होगा कि वायुमंडल में जल वाष्प को पहुँचाएगा। तो आइए देखते हैं। जो दोस्तों जो नेचर में होता है, प्राकृतिक तरीके से होता है, वह 2 प्रकार से होता है। एक वो वाष्पोत्सर्जन होता है जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं, और दूसरा होता है इवेपोट्रांसपीरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अर्थात जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसमें देखेंगे वाटर बॉडीज़ होता है, जल राशियों से होता है। अर्थात जैसे महासागर हुए, छोटा सागर हुआ, झील हुआ, नदी हुई, तो इस प्रकार से अगर जब हमारा जो है जल को जो है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, वायुमंडल में पहुंचता है, तो उसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन अर्थात इवेपोरेशन। ठीक है। वहीं इवेपोट्रांसपीरेशन कहते हैं जब सॉइल में नमी उमी होती है ना, मिट्टी से जब वाष्पन होता है, जो खेत की जुताई में जब धूप पड़ता है तो आप देखते होंगे ना, खेत को कहते हैं ना नमी ज़्यादा भैया, इसको जो है थोड़ा नमी कम होने देते हैं, तब इसको जुताई करते हैं। और जब हमारे वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे हैं, फुलवारी है ना, कृषि में से है। ठीक है। इस प्रकार से अगर हमारा जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो इसको कहते हैं इवेपोट्रांसपीरेशन। ठीक है। हमको उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब आइए इसकी जो है वितरण की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? वितरण। वितरण क्या है? वितरण 2 प्रकार से होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब क्षैतिज, एक लंबवत होता है। अगर हम आपसे कहें दोस्तों कि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल जो है सघन से बेरल की तरफ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। तो मान लीजिए कि जल वाष्प एक भारी जो है गैस होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे लैटेंट हीट भी होता है, आप जानते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है सामान्य तापमान दर से जो है घटता भी है। तो जो है लैटेंट हीट जब गायब होगा तो जल वाष्प की मात्रा में भी कमी आएगी। तो हम जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारे जो है जल वाष्प में कमी आती है। पहली बात तो लंबवत में जान लीजिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम जितने भी हमारे जो जल वाष्प वायुमंडल में है, अगर उसको हम द्रव की अवस्था में ला दें या उसको हम नीचे अपनी पृथ्वी की परत के रूप में उठा करें और उसको मतलब दिखाने का प्रयास करें तो 2.5 सेंटीमीटर पूरे पृथ्वी पर एक लेयर बन जाएगी जल का। मतलब इतना जो है जल वाष्प के रूप में जल अवस्थित है वायुमंडल में हमारे। ठीक है।
और यह मुख्यतः आप देखेंगे इसकी जो अवस्थिति है, सघनता है, सबसे अधिक जो है पाई जाती है जैसे ही पृथ्वी की सतह से मतलब ऊपर जाते हैं या लो लैटीट्यूड से ऊपर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका 90% भाग 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही जो है पाया जाता है। मतलब ये जो है अधिक जो है नीचे पाया जाता है ना, इसकी अधिकता जो होती है जलवाष्प की वह नीचे ही होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वर्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इसकी जो है सघनता में कमी आती है। वहीं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें, आप जानते हैं कि कर्क रेखा पे और मकर रेखा के बीच जो है इंसुलेशन पड़ता है। तो जब इंसुलेशन बढ़ता है आप देखेंगे कि यहाँ जब इंसुलेशन ज़्यादा पड़ेगा तो टेम्परेचर भी अधिक होगा। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ से जल जो है, जल में जो एनर्जी होती है, सूर्य की एनर्जी होती है, वह एनर्जी जल में जब विद्यमान हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, वह जल वाष्प के रूप में बदल जाएगी। जब जल वाष्प के रूप में बदल जाएगी तो वह धीरे धीरे ऊपर जाएगी। कहने का मतलब हमारा है कि यहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होता है और इंसुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ जल वाष्प ध्रुव ज़्यादा पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ अगर हम करें लगभग जो है लो लैटीट्यूड पे लगभग 5% के आसपास पाया जाता है। जैसे जैसे हम जो है ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, चाहे नॉर्थ हो या चाहे साउथ हो, वैसे वैसे जो है हमारे जलवाष्प में कमी आती है। अर्थात नॉर्थ जो है पोल या साउथ पोल पे टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है, आप जानते हैं, तो वहाँ जलवाष्प लगभग 0.2%। और या मिड लैटीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, मतलब 40-50 अक्षांश की बात करते हैं, डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, तो वहाँ लगभग जो है आपका जो है 2.5 से 3% का जो है जलवाष्प पाया जाता है। तो अगर हम वर्टिकल ऊपर की तरफ जाएंगे पृथ्वी की सतह से, तो वहाँ भी जो है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प में कमी आती है। और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप में अगर हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, तो वैसे भी हमारा जो है जलवाष्प में कमी देखने को मिलता है। ठीक, अब इसके बाद मानव निर्मित में आ जाते हैं। अब इंसान जो है, इंसान तो खाली बैठा नहीं रहेगा, कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं करेगा जिसमें भी जो है वायुमंडल में जो है वो जलवाष्प को पहुंचाता है। जैसे एक डैम बनाता है, अब डैम चाहे सिंचाई के लिए, सिंचाई के उद्देश्य से बनाया जा रहा हो या ऊर्जा उत्पादन के उद्देश्य से बनाया जा रहा हो, अगर डैम बनाता है, जल को रोकता है, तो वहाँ से भी वाष्पन होगा। इसके बाद झील का निर्माण करता है, तो झील से भी आप देखेंगे कि वहाँ का जलवाष्प ऊपर आएगा। कैनाल, जैसे इंदिरा कैनाल है या विभिन्न कैनालों से हम सिंचाई करते हैं, जिधर सिंचाई करेंगे वहाँ से भी वाष्पन होगा और कैनाल से होगा ही होगा ना। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है ना, भारत के संदर्भ नहीं, पूरे वर्ल्ड के संदर्भ में हम देख रहे हैं। पॉन्ड बना रहे हैं, उससे भी होगा। इरिगेशन कर रहे हैं, उससे भी होगा। फॉरेस्टेशन, ठीक, वनीकरण हम कर रहे हैं विश्व के संदर्भ में। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है एफॉरेस्टेशन, एक होता है रिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पेड़ नहीं होता है, जहाँ खाली मैदान होते हैं, खाली जगह होता है, बंजर टाइप का होता है। अगर वहाँ हम जो है वृक्ष को लगाते हैं तो उसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का आप देख रहे होंगे, इसमें री लगा हुआ है, मतलब पुनः वानिकीकरण। पुनः वानिकीकरण वहीं करेंगे जहाँ पहले से वो जो है पौधे लगाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं। मतलब जहाँ पौधे काट लिए गए हैं या वृक्ष को काट लिया गया है, अगर उस जगह पे, उस स्थान पर दोबारा हम पौधा लगाते हैं या वृक्ष लगाते हैं तो उसको कहेंगे रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पुनः वानिकीकरण। और एक होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब जहाँ का पेड़ पौधे को काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है फॉरेस्टेशन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। तो सोर्स क्या है, एक होता है जो है आप देख रहे हैं प्राकृतिक, और एक मानव निर्मित है। इसके बाद वितरण हमने देखा। अब आइए इसका इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है। इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमारे वायुमंडल में जलवाष्प ही ना रहे तो वर्षा होगी ही नहीं, क्योंकि जल उसको मिलेगा ही नहीं। चाहे जितना जो है कंडेंसेशन हो, जब वहाँ जल ही नहीं है तो किस बात का कंडेंसेशन। तो इसका रेन में या ओला में, बर्फबारी में, या विभिन्न प्रकार के ओसा, पाला, कोहरा, जितने भी जो है जलवायु संबंधित क्रियाएं होती हैं वह जो है नहीं होंगी, वर्षा से संबंधित ना, वर्षण से संबंधित। फिर दूसरा क्या होता है कि जो इंक्रीज और या रेगुलेट करता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को। अर्थात दिन में जब टेम्परेचर आता है
क्योंकि ये ग्रीन हाउस का गैस का काम करता है। देखेंगे दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन रात में भी तो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इस वो जो है रात को नियमित या रेगुलेट करता है, ज़्यादा कम होने नहीं देता है टेम्परेचर। जैसे कम कहाँ होगा, जैसे मरुस्थल है, जैसे सहारा मरुस्थल है, आप देखेंगे दिन में जो है टेम्परेचर 30 या 35 प्लस हो जाता है, लेकिन रात में जो है एकदम बिल्कुल माइनस के कगार पे आ जाता है। कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा दैनिक तापमान तक को देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमको जो है रेगुलेट करता है जो है जलवाष्प हमारा, क्योंकि रात में भी टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है हमारे पेड़ पौधों को, हम सबको ना। इस वजह से यह जो है रेगुलेट करता है हमारे जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, ठीक है। और यह जो जानते हैं कि यह एक भूमिका निभाता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, इस प्रकार से कई गैसें पाए जाते हैं। लेकिन उनमें भी जो है सर्वप्रमुख जो है होता है गैस, ग्रीन हाउस गैस, उसको हम वाटर वेपर के रूप में जानते हैं, अर्थात जलवाष्प के रूप में जानते हैं। फिर इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें, इसका जलवाष्प का जो है इम्पैक्ट हमको क्या देखने को मिलता है कि जब ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे, वायुमंडल में ज़्यादा जलवाष्प होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा दोस्तों, तो टेम्परेचर जब पूरा वैश्विक स्तर पर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ना वैश्विक तापमान में भी बढ़ोतरी आएगी। और जब वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी आएगी तो आप देखेंगे कि वहाँ के जो है बर्फ़ गलेंगे, ठीक है। हम एक क्लास में जो है पढ़ा रहे थे ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, तो एक लड़का कहा कि सर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है। तो हमने पूछा भाई क्यों नहीं हो रही है। उसने कहा सर ठीक है, नगरीकरण से, औद्योगिकरण से, परिवहन से या विभिन्न मतलब क्रियाकलापों से टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, अब पूरा वैश्विक स्तर पे बढ़ा टेम्परेचर, तब पूरा वैश्विक स्तर पे बढ़ा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से बर्फ़ गल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जब बर्फ़ गलता है तो उसमें कैलोरी लगती है। अब कैलोरी ऊर्जा का मापक है, तो जितनी जो है ऊर्जा जो है निकल रही है तापमान बढ़ाने में, उतनी ऊर्जा तो बर्फ़ गलाने में भी तो जो है यहाँ पे खर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं कि सर उन्होंने कहा कि सर जो है नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे जो है बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऊंचे जो पर्वतों पे बर्फ़ आच्छादित पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो जितना हम बढ़ा रहे हैं उतना तो वो जो है जल के रूप में उसमें लेटेंट हीट के रूप में चला जा रहा है। तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो नहीं रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। तो हमने उनको बताया कि मित्र जब बर्फ़ गल रही है तो बर्फ़ कहाँ गल रही है, आप देखेंगे तो जो है आर्कटिक सर्किल या अंटार्कटिक सर्किल पे ही गल रही है, बर्फ़ ज़्यादा तो गल नहीं रही है। मतलब कहने का मतलब अगर हम 100 यूनिट को हम बढ़ा रहे हैं तो 5 ही 10 यूनिट खर्चा हो पा रहा है, बाकी 95 यूनिट या 90 यूनिट तो बच ही रहा है ना। कहने का मतलब हम जितना तेज़ी से उत्सर्जन कर रहे हैं तापमान में, उतना जो है तापमान का खपत नहीं हो पा रहा है बर्फ़ गलाने में, ठीक। अगर बर्फ़ गलता भी है तो उसकी दिक्कत होगी कि जो एक होता है कि जो विषुवत रेखा के आसपास जो द्वीप हैं जल के रूप में वो डूब जाएंगे, ठीक है। ये भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो उन्होंने बताया, तब उसका हम जो है इस समस्या को हम अपने हिसाब से समाधान करने का प्रयास किए। तो दोस्तों ये रहा जो है आज का हमारा टॉपिक वाटर वेपर के बारे में, अर्थात जलवाष्प के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया हो, तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ख़ुद को जो है अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। और इसी प्रकार से हम आपको जागरूकता से संबंधित इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताते रहेंगे। तो अब अगले वाले आपको वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। फिर तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।